22 नंबर पॉलिसी है न्यू सिस्टम एंड प्रोसीजर। 12 अक्टूबर ये आई थी, 12 अक्टूबर 2020। सभी एम्प्लॉयज़ पर ये लागू है। और जब हम न्यू सिस्टम या प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फिज़िकल सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर सिस्टम की बात ये भी है कि पहले मैकेनिज़्म था कि स्टाफ ए कोई काम करता था और वो करने के बाद बी को देता था आगे। अब उसमें अगर कुछ चेंज हुआ है, पूरी तरह से वर्किंग ही चेंज हो गई है वो, या इन टर्म्स ऑफ मशीनरी कोई नया सिस्टम है वो, या ऑपरेट करने का प्रोसीजर है वो, कुछ भी। सो इट सेज ऑल द सिस्टम्स, जो भी सिस्टम है, प्रोग्राम है, प्रोसेस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, और जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑपरेट करने का जो तरीका है, जो काम करने का तरीका है, that are running and used in the company will not be changed by anyone without following the proper protocol। तो ऐसा नहीं है कि जब जिसका मन आया चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब कि इलेक्ट्रीशियन कोई था और वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता था और उससे उठाकर दूसरे को दे दिया बिना किसी प्रोटोकॉल के। तो प्रोटोकॉल क्या है कि भी इफ़ एनी एम्प्लॉय विशेज एनी चेंजेस, अगर किसी को कोई चेंज करना है, कोई बदलाव करना है, then he must get approval in written from his higher authority unless he is authorized to do so। ठीक है। अब अगर कोई एम्प्लॉई ऐसा करना चाहता है तो अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो ऑथराइज नहीं है, तो उसे क्या करना होगा, उसके ऊपर जो सीनियर पर्सन है उससे लिखित में अप्रूवल लेना होगा कि भाई मैं ये चेंज करने वाला हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 2, 3, 4 जो भी पैडी परचेज करने वालों की टीम है, प्रोडक्शन की टीम डिसाइड करती है कि परचेज की जो टीम है वो प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। ठीक है। और उसकी वजह से क्या है कि पैडी का सर्वे जो है वो लेट होना शुरू हो जाता है या नहीं भी होता है, रिगार्डलेस ऑफ दैट। तो उसके लिए एक रिटन अप्रूवल ज़रूरी है, क्योंकि हमने नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रोसीजर चेंज कर दिया, नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी चेंज कर दी। या मान लेते हैं हम टैली की जगह किसी दूसरे सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कोई दूसरा ERP सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो यूज़ करने से पहले उसका एक रिटन अप्रूवल ज़रूरी है। ठीक है ना। ऑल्सो ही विल बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट बिफोर फुली अडॉप्टिंग टू अ न्यू सिस्टम, मोहन, also he will bear the responsibility that before fully adopting to new system, program, software and operating procedure, he must inform and educate all other staff associated with it। ठीक है। अब इसमें क्या है कि चेंज भी कर लिया, रिटन में अप्रूवल मिल गया, लेकिन साथ के साथ फिर उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि नया सिस्टम या नया जो तरीका है उसको लागू करने से पहले जो भी स्टाफ उससे रिलेटेड है उनको भी वो बता दे और उनको एजुकेट भी करे। ये उसी की जिम्मेदारी है जिसने अप्रूवल लिया है, जिसने चेंज प्रपोज किया था कि भाई ये चेंज करना है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए प्रमोद को लगता है कि टैली की जगह कोई और ERP सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं। प्रमोद ने अप्रूवल भी ले लिया, प्रमोद ने यूज़ भी करना शुरू कर दिया, और कैलाश जी को उसके बारे में ABCD नहीं पता। अब क्योंकि प्रमोद ने पुराना सिस्टम हटाकर नया सिस्टम लाने की वकालत की है, तो प्रमोद की जिम्मेदारी है कि कैलाश जी भी सीख जाएं और बाकी जो भी एसोसिएटेड हैं वो भी सीख जाएं और उनको भी पता हो कि नया सिस्टम आ गया है, ताकि ऐसा ना हो कि एक तो पुराने ढर्रे पे चल रहा है और एक नए ढर्रे पे चल रहा है, और नए वाला मतलब जो पुराना वाला है उसको 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद जाके पता चले या 4 महीने बाद जाकर पता चले और वो सरप्राइज हो जाए कि ये कब आया। ठीक है। ठीक। एनी वायलेशन विल बी ट्रीटेड पर पॉलिसी वायलेशन रूल। तो अगर इसका वायलेशन होगा, उमेश, अगर इसका वायलेशन होगा तो ये पॉलिसी वायलेशन के हिसाब से इसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। पॉलिसी वायलेशन के ऊपर भी एक पॉलिसी बनी हुई है कि जब आप किसी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हो तो क्या होता है। तो ये 22 नंबर क्लियर है। 23 पे चलते हैं।
तो 23 पॉलिसी जो है वो इस बारे में है, जो काम अब अभी कर रहे हैं, जो मैनुअल वाला काम कर रहे हैं, ये उस बारे में है। एक्चुअल में मैनुअल को कहते हैं हैट, और हैट जो आया है वो आया है, अगर आपने कभी देखा हो, जैसे दिल्ली मेट्रो का ही काम चल रहा है या कहीं कहीं भी काम चल रहा होता है तो लोगों ने हैट्स पहनी होती हैं ना, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। इंजीनियर की हैट अलग होती है, लेबर की हैट अलग होती है, कॉन्ट्रैक्टर की हैट अलग होती है। आपने सफ़ेद भी देखी होगी, येलो भी देखी होगी, ऑरेंज भी देखी होगी, ब्लैक भी देखी होगी। हैट से पता चलता है किसका क्या काम है, इसीलिए हैट शब्द आया है। कि हैट शब्द का मतलब ये है कि आपका जो काम है वो, तो दूसरा हैट का मीनिंग है उसका एक लिखित वर्जन। तो ये 12 अक्टूबर से ये 2020 की पॉलिसी सब पे लागू। All the staffs are supposed to make their hat in written or in video format. The hat should clarify each function done by them step by step in a manner understood by layman. तो इसमें ये लिखा है कि आप जो भी काम करते हो उसके एक रिटन समरी, एक लिखित कंप्लीट समरी होना ज़रूरी है, जिसको अभी हम मैनुअल भी बोल रहे हैं, स्टाफ मैनुअल, जिसमें आपका द हैट शुड क्लैरिफाई ईच फंक्शन, मतलब एक एक फंक्शन आपका, एक एक काम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। किस तरीके से, अंडरस्टूड बाय लेमैन, की भी एक नॉर्मल बंदा जो ट्रेड से नहीं है, लिखना पढ़ना आता है, सफिशिएंट इंटेलिजेंट है, वो भी पढ़े तो समझ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जब वो पढ़े तो वो 4 बार आपसे आके पूछे कि पीपीसी का क्या मतलब है, या इस शब्द का क्या मतलब है, या इसकी फुल फॉर्म क्या है। It is mandatory that they shall periodically review their hats to see that nothing is missing and every new aspect of their post is covered in their hats. तो ये अनिवार्य है कि भाई आप समय समय पर उसको देखोगे, चेक करोगे कि कुछ अगर नया ऐड हुआ है तो वो भी, अगर कुछ नया ऐड हुआ है आपके काम करने के तरीके में तो वो उसमें मिसिंग तो नहीं है। ठीक है ना। और हाँ, बेसिकली कुछ छूटा हुआ तो नहीं है, या कुछ स्टेल तो नहीं हो गया। स्टेल होने का मतलब है कुछ पुराना तो नहीं हो गया। हो सकता है आपने एक सिस्टम, पूरा एक सॉफ्टवेयर यूज़ करने का तरीका बताया और वो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करना ही छोड़ चुके हों, तो उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ठीक है। या कल को कोई नई वैरायटी आ जाती है और एग्जिस्टिंग वैरायटी ख़त्म हो जाती है, तो जो एग्जिस्टिंग वैरायटी ख़त्म हुई है उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन और सब कुछ उससे रिलेटेड उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वो करना है। ठीक है। तो हैट वाला क्लियर हो गया। 24 नंबर पे आएंगे अब। पॉलिसी रीडिंग, पॉलिसी पढ़ने के बारे में है, सब पे एप्लीकेबल है ये। All the staffs are supposed to study all policies and their amendments issued. कि सभी स्टाफ को जो भी पॉलिसी बनी है, उसके अलावा पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं, जो संशोधन आया है, वो भी पढ़ना है। Every staff will mandatorily be reading all the policies and their amendments once in every 4 months. तो हर स्टाफ कम से कम 4 महीने में एक बार जो लेटेस्ट पॉलिसीज़ होंगी उनको पढ़ेगा। अब क्या है कि सभी लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, राइट। तो उसके लिए एक तो पॉलिसी सारी हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है। दूसरा, आपने देखा भी होगा ये जो बोर्ड लगे हुए हैं, ऐसे पीछे प्लांट में भी लगा हुआ है, कैफेटेरिया वाले एरिया में भी लगा हुआ है, पेंट्री वाले में, सिक्योरिटी के पास भी लगा हुआ है, ये हर लोकेशन पे लगा हुआ है, जिस पे हर हफ्ते एक पॉलिसी लगाई जा रही है, उसका इंग्लिश वर्जन और उसका हिंदी वर्जन। इसके अलावा वीडियो भी अब ये बन रहे हैं इस तरीके से, जिससे कि सबको सब कुछ पता चल जाए। अभी लगभग 50 एक पॉलिसी हैं, जो हो सकता है 100, 150, 200 भी हो जाए फ्यूचर में बनते बनते। ठीक है ना। सो 4 महीने में एक बार पढ़नी है। दे कैन कम इन HR डिपार्टमेंट एंड आस्क फॉर द पॉलिसीज एंड रीड देम। कि भी वो HR डिपार्टमेंट में आएंगे, पॉलिसी मांगेंगे, उनको मैनुअल दे दिया जाएगा, उसमें से पढ़ लेंगे। This is to keep everyone updated about the running policies of the organization. It is vital that the employee understand the policies and apply them, hence they must go through them regularly.
तो इसका पर्पज़ यही है कि सबको पता हो कि भी कंपनी के रूल्स क्या हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, कुछ नया आया है तो क्या है, ठीक है ना। पिछले 4 महीने पहले आपने पढ़ी थी, अगले 4 महीने में अगर कुछ चेंज आया है तो क्या है, कोई अप्रूवल सिस्टम चेंज हो गया है, कोई नया रूल बन गया है, कोई नई अलाउंस मिलने लगी है, कोई पुरानी अलाउंस बंद हो गई है, ठीक है ना। तो आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन रहे, और ये ज़रूरी भी है कि भाई एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं। HR department will maintain a register containing the names of all staff in different columns for months, so it can be marked when was the last time an employee had read any policy, and also that there is a smooth application of it, and all employees are called for reading when they are not actively engaged into production. So यहाँ पर ये बड़ा clearly लिखा हुआ है एक चीज़, when they are not actively engaged into production. तो HR department make sure करेगा, register रखेगा कि भी किसने कब पढ़ी थी लास्ट, अगली फ्रीक्वेंसी उसकी कब है, बट साथ के साथ ये भी है कि भी जब वो प्रोडक्शन में एंगेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनका काम छुड़वाकर उनको यही यहाँ पर बिठाकर पॉलिसी बढ़वाई जा रही है, काम भी चलता रहेगा, बट बीच में सबके पास इतना टाइम होता है, एम्पल टाइम होता है कि ये भी केटर किया जा सके, ठीक है, अंडरस्टूड। 24 के बाद अब पीछे कई पॉलिसी में बात हुई है, पॉलिसी वायलेशन को लेके कि क्या पेनल्टी है। हाँ, लोड हो रही है। तो ये पॉलिसी है पेनल्टी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन की, क्या क्या पेनल्टी लग सकती है, डिसिप्लिन एक्शन हो सकते हैं, सभी एम्प्लॉइज़ पर लागू है। हालांकि इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, बट अभी चेंजेस कोई मेजर नहीं आएंगे, इनके अलावा चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो इनको समझ लेते हैं। पेनल्टी विल बी एप्लीकेबल अंडर फॉलोइंग कंडीशन, तो जो नीचे दिशा निर्देश दिए हैं इसके हिसाब से पेनल्टी लगेगी। क्या क्या है? पहला, इट इज़ फाउंड दैट एनी एम्प्लॉई इज वायलेटिंग एनी पॉलिसी। तो भाई ये पता चला कि कोई एम्प्लॉई कंपनी की पॉलिसी वायलेट कर रहा है, बट हम ये उस केस में मान रहे हैं जिस केस में उसने पॉलिसी पढ़ी हुई है, नॉट कि उसे पता ही नहीं है, ठीक है ना। और वो टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे अब पिछली मीटिंग में 21 नंबर तक हम कर चुके थे, अभी ये जो पॉलिसी है ये 25 नंबर तक है, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि भी कैलाश जी को पीछे की 24 पॉलिसीज पता है, ठीक है ना। तो अगर पॉलिसी वायलेशन है तब। दूसरा, इफ एनी लॉस इज कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस नॉन एक्शन ऑफ एनी स्टाफ। अब यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि लॉस तो हो रहा है, नुकसान, लेकिन किससे हो रहा है? एक तो लापरवाही से और एक नॉन एक्शन से। नॉन एक्शन भी कैटेगरी में ये भी आता है कि आपको दिख रहा है कि एक जगह लॉस हो रहा है और आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, भले ही वो आपका एरिया था या नहीं था, ये नॉन एक्शन है, ठीक है। एक वो गलती है कि आप अपना काम कर रहे हो और आपके काम करते करते, चाहे आप करो या कोई और करो, 10 में से 9 बार वो गलती होनी थी। हम उस गलती की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जानबूझ के लापरवाही, ठीक है। जानबूझ के लापरवाही का मतलब ये है कि बारिश शुरू हो गई है और पीछे पैडी खुली हुई है। अब बारिश ऐसी चीज़ तो है नहीं जो किसी को दिखाई नहीं दे रही, तो ये नेग्लिजेंस नॉन एक्शन हो गया। तो उस केस में इफ एनी की एक्शन इज बीइंग डिलेड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ, तो मतलब आपकी लापरवाही की वजह से कोई की एरिया था, कोई की जरूरी काम था, वो रुक गया। कांटे में कोई खराबी थी, आपको ये बात फ्राइडे को दोपहर को पता लग गई, आपने कहा भाई सेकंड सैटरडे है, संडे है, मंडे को ही देखेंगे, ठीक है। इसमें एक सवाल है मेरा। हाँ, सपोज डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद कहा गया कि आपके हिसाब से क्या कॉल लेनी चाहिए, वो कॉल ले ली गई। हाँ, कहा कि कोई बात नहीं, आप मेल करो, मेल कर दिया गया,
और उसके बाद भी इमीडिएट बॉस जो है वो कोई एक्शन नहीं लेता है, देन व्हाट इज सपोज टू बी द जूनियर? आई डिडंट गेट इट। मेरे ये कहने का मतलब है कि सपोज कपिल है, हाँ सपोज कपिल इज रिपोर्टिंग टू मी, हाँ कपिल ने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हाँ मैंने कहा तो क्या करना चाहिए? हाँ कपिल ने कहा मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, क्या आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो। हाँ कपिल ने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, मुझे मेल की, ठीक है, सब कुछ रिटर्न में है। पहले तो वर्बल डिस्कशन होगी, ठीक है उसके बाद उसने रिटर्न में दे दी, ठीक है। उसके बाद मैं कोई एक्शन नहीं लेता हूँ और लॉस किसी डिवीजन का हो जाता है, देन ये वायलेशन है। इफ एनी की एक्शन इज बीइंग डिलेड, पॉइंट नंबर 3 भी है, पॉइंट नंबर 2 भी है, लॉस इज कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस। अगर एक प्रॉब्लम है और मुझे उसका सोल्यूशन भी पता है, एंड इफ आई एम एडिंग टाइम, अगर मैं उसमें समय लगाता जा रहा हूँ उस सोल्यूशन को एक्सरसाइज नहीं कर रहा जानते हुए भी, जैसे तो ये नेग्लिजेंस है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि प्लांट है लेकिन लाइट नहीं है, लाइट है तो लेबर नहीं है। लेबर कहते हैं कि भाई लेबर की तो बात हो गई कि लेबर तो हो जाएगी, कहते हैं लेबर आ गई, अगर लाइट नहीं होगी तो लेबर के ठेकेदार को क्या जवाब देंगे? तो मैंने कहा अगर लाइट हुई लेबर नहीं हुई, तो कि लाइट हुई और लेबर नहीं हुई और फिर लेबर बुला ली और फिर लाइट नहीं रही तो क्या करेंगे? मतलब एक ऐसा सा है। नहीं, ये तो अलग चीज़ हो गई। हम यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हैं कि लाइट भी है और लेबर भी है और फिर भी डिले कर दिया जानबूझ के, या लाइट 2 दिन से लगातार आ रही है और फिर भी ये अजम्पशन चले जा रहा है कि भाई लेबर बुलाएं या ना बुलाएं। एक एग्जांपल लो कि एक प्लांट है जिसका कैपेसिटी है बिटवीन 90 to 100 tons इनपुट एंड आउटपुट, which is working on 8 to 9 tons per day. अब लॉसेस तो हैं ही, सिस्टम में ही है, कहीं ना कहीं तो आएंगे ही ना। अब वो दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स मैन पावर तो है ही है। एक्चुअल में क्या है कि हम यहाँ ले रहे हैं लापरवाही। एक तो वो लॉस है जो जस्टिफाइड रीज़न की वजह से है, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये रीज़न जस्टिफाइड नहीं है, ये एक्चुअल में ही लापरवाही है जिसको सजा धजा के कारण बना दिया है, तो उसको भी टेक केयर किया जाएगा। ऐसा नहीं है, आगे बढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा। बट अगर एक कोई स्पेसिफिक इशू है तो हम इसके बाद उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। चौथा है, इफ एनी स्टाफ इज नॉट आंसरिंग एनी कम्युनिकेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 4 days विच इज क्रूशियल फॉर द एवरीडे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। मतलब आपने एक मेल भेजा और 4 दिन तक अगर स्टाफ का रिप्लाई नहीं आया और उससे आपका काम रुक रहा है या कंपनी का काम रुक रहा है, उस केस में भी पेनल्टी है। 5वां है डिसोबेइंग अ सीनियर्स ऑर्डर, कि एक सीनियर का ऑर्डर था उसको डिसोबे कर दिया, उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन इसमें एक आगे लिखा है सब्जेक्ट टू पॉलिसी क्वेरी ऑफ ऑर्डर। एक पॉलिसी है वो इस बारे में है कि अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि आपके सीनियर ने ऑर्डर दिया और आपको वो लग रहा है कि ऑर्डर गलत है, इसलिए आपने उसको ओबे नहीं किया, तो उस केस में भी आपके पास आप रिटन में इंटीमेट करोगे अपने सीनियर को कि भाई ये गलत है इसलिए मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, या इसमें इस ऑर्डर में थोड़े से चेंजेस करने हैं, वट एवर द रीज़न। बट ऐसा नहीं होना उस केस में भी कि आपने सीनियर को भी बताया नहीं और आपने किया भी नहीं, ठीक है। एनी फाइनेंशियल डैमेजेस, कोई भी फाइनेंशियल डैमेजेस हैं वो भी। नॉट फॉलोइंग SOPs, नॉट फॉलोइंग SOPs का मतलब है कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर है और अगर आपने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है तो भी, चाहे वो कंटेनर इंस्पेक्शन करने का है, चाहे वो चावल को पैक करने का है, चाहे वो टैली में एंट्री करने को लेकर है, चाहे वो छुट्टी लेने का फॉर्मेट फिल करने को लेकर है, चाहे वो अपना TADA क्लेम करने को लेकर है, जो प्रोसीजर बना हुआ है अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो पॉलिसी वायलेशन है। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ भी इस प्रोसीजर में कुछ चेंज होना है तो पीछे आपने सुन लिया कि भी उसके भी तरीके हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको
कोई तरीका ठीक नहीं लग रहा कि आप उसमें चेंज भी मत करवाओ और उसको करना भी छोड़ दो, दो में से एक चीज करनी पड़ेगी। डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ नेग्लिजेंस एंड नॉन कंप्लाइंस ऑफ ऑर्डर्स, तो वो डैमेजेस, वो नुकसान जो हो रहे हैं किसकी वजह से, लापरवाही की वजह से, ध्यान ना देने की वजह से, या आपके सीनियर से जो आपको ऑर्डर मिले हैं उनको ना कर पाने की वजह से। ठीक है, एग्जाम्पल, कपिल को लेट्स से इंस्ट्रक्शन मिली कि 500 टन चावल खरीदना है आज, और कपिल ने कहा भाई आज नहीं कल ही खरीदेंगे, मार्केट बेस्ड नहीं, बिकॉज कपिल ने कहा आज मेरे पास सैंपल ज़्यादा हैं, या आज मेरी मीटिंग ज़्यादा है, या आज मेरा पर्सनल काम ज़्यादा है, मैं आज नहीं कल खरीदूंगा, और उसकी वजह से चावल महंगा हो गया। तो ये नेग्लिजेंस की वजह से डैमेज है। ठीक है, नोइंगली सेविंग एनी एम्प्लॉय फ्रॉम पेनल्टी, अब आपको पता है कि दूसरा एम्प्लॉय गलती कर रहा है और फिर भी आप उसे बचाते जा रहे हो, तो उस पर पेनल्टी लगेगी, आप पे भी लगेगी, जानबूझकर, नोइंगली, कि आप जानते हुए भी उसे बचा रहे हो। नोइंगली ओवरलुकिंग एंड नॉट इन्फॉर्मिंग इन HR अबाउट द पेनल्टी ऑफ अदर स्टाफ, कि आप जानते हुए भी आपने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया और HR में इंफॉर्मेशन नहीं दी इनमें से किसी भी पॉइंट के वायलेशन की, तो भी पेनल्टी लगेगी। अब इन पेनल्टी का पर्पस जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई ये स्टाफ के अगेंस्ट है, इनका सिंपल सा पर्पस ये है, अगर आप इसे देखो, कि चीज़ें स्मूथ ट्रैक पे चले। किसी को भी ज़बरदस्ती पेनल्टी लगाने का कोई आइडिया नहीं है, इसके बावजूद भी अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर गलत लग गई है, ये पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए थी, तो उसके पास भी एक कोर्स ऑफ एक्शन है, उसके पास भी एक विकल्प है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको बुरा लग गया कि मेरे ऊपर पेनल्टी लग गई और गलती आपकी थी, तो अब वो बुरा लगा, अच्छा लगा, गुस्सा आया, रोना आया, फ्रस्ट्रेशन हुई, वो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो पर्सनल लुकआउट है। पेनल्टी क्या है, अभी हमने बहुत कम रखी हुई है। पहली बार अगर हो रहा है, ये 1 महीने में काउंट किया जा रहा है, तो 0.25% ऑफ द सैलरी, विच मीन्स कि अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो मात्र 250 रुपये की पेनल्टी है। दूसरी से चौथी बार अगर हो रहा है तो 0.5% है। ठीक है, लेकिन अगर 5वीं बार है तो ये इमीडिएटली शार्प इंक्रीज है, इसमें ये आधा और 1 और ये 2 ना होकर 5% है सीधे सीधे। ठीक है, स्पेशल नोट और क्या क्या है, इन केस ऑफ एनी फाइनेंशियल डैमेज, अगर फाइनेंशियल डैमेज है, अगर ऐसा नुकसान है जिसमें पैसों का नुकसान है, इट विल ऑल्सो बी एडेड विद द पेनल्टी अमाउंट। ऐसे नहीं होगा कि 5 लाख का नुकसान किया और 250 रुपये की पेनल्टी लग गई। ठीक है ना, फिर वो 5 लाख प्लस 250 की पेनल्टी है। नेक्स्ट इज इफ यू फील एनी पेनल्टी वॉज नॉट जस्टिफाइड, आपको लग रहा है कि वो जायज नहीं थी, यू कैन फाइल योर ग्रीवियंस इन रिटन टू दी HR हेड। आप अपनी जो शिकायत है या जो भी आपका दर्द है, जो परेशानी है, उसे आप लिख के दे सकते हो HR हेड में। स्टाफ मेंबर नोटिसिंग सिचुएशन वेयर अदर स्टाफ शुड बी पीनलाइज्ड मस्ट इन्फॉर्म अबाउट द सेम इन HR डिपार्टमेंट। ये सबसे एक्सपेक्टेड है कि भाई अगर आपको, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी के अगेंस्ट जा रहे हो, अगेंस्ट तब आप जाओगे जब आप नाजायज किसी की शिकायत कर रहे हो। ठीक है, अगर जायज है और आपको दिख रहा है कि भाई विजय कोई डैमेज कर रहा है, मैं कोई डैमेज कर रहा हूँ, इवन कपिल कोई डैमेज कर रहा है, कोई भी ABC कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से पॉलिसी वायलेशन हो रही है, ये जितनी चीज़ें इसमें लिखी हैं ये हो रही हैं, और आपको पता चल जाता है, तो आप HR डिपार्टमेंट में बताओगे। ठीक है, और बड़ा सीधा सा है, अगर आप नहीं बताओगे तो इन लॉन्ग रन उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है ना भाई, कंपनी ठीक से फंक्शन करेगी तभी सबकी दुकान चलेगी। तो कंपनी के ठीक से फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि भाई आपको अगर पता चल रहा है
कि कहीं पर सुधार की गुंजाइश है तो आप उसे बताओ। If it is discovered that more than one person together violated the above said point, all shall be penalized as per the penalty rules। तो अगर ऐसा होता है कि एक साथ कई लोग शामिल थे इनमें से किसी पॉइंट को लेकर, मतलब 5 लोगों ने बोला कोई बात नहीं, पॉलिसी को ताक पर रखते हैं, कर लेंगे, हम तो 5 हैं, तो ये 5 पे लगेगी। जिसने बोला उस पर तो लगेगी, बाकी 4 जो समर्थन में थे उस पर भी लगेगी। ठीक है, पेनल्टीज आर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। वो तो 5 लाख का पूरा डैमेज भरा जाएगा प्लस 250, और अगर 5वां इंस्टेंस है तो 5,000। ठीक है, penalties are not to burden staff members but to create order in the organization and to create a workable environment। All the above penalties are for those occurrences which are making the system crippled due to someone's negligence। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भी पेनल्टी लगाने का पर्पस ऐसा नहीं है कि भी स्टाफ पे लोड बढ़ाना है या स्टाफ को परेशान करना है, बट जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाना कि वो दूसरों की लापरवाही की वजह से उनका काम ना रुके। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि कपिल को तो परचेज करनी है, ठीक है, लेकिन परचेजर जो है वो आते ही दोपहर के बाद है। ठीक है, तो कपिल तो काम करना चाहता है लेकिन कपिल कर नहीं पा रहा काम, या विजय को तो कुछ रिपेयर करना है बट इलेक्ट्रीशियन बिना बताए 3 दिन के लिए गायब है, या विजय की बात सुनता है और इग्नोर कर देता है बिल्कुल। तो एक ऐसा माहौल जिसमें कि लोग काम कर पाएँ। और अगर आप देखो तो ये सारे जो ऊपर इंस्टेंसेस बताए हैं वो ज़्यादातर सारे लापरवाही वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप रूटीन में काम कर रहे हो और आपको काम करने से कोई गलती होगी तो आपको उसके लिए पेनल्टी लग रही है, क्योंकि आप रूटीन में काम करोगे छोटी मोटी गलतियां होंगी ही होंगी, कोई नहीं रोक सकता उनको। ठीक है, लेकिन आप जानबूझ के गलती करते जाओ, रिपीटेडली करते जाओ, वो एक अलग चीज़ है। All instances where you observe any reason one should be penalized, you must inform about the same in written। आपको कभी भी कहीं भी ऐसा दिखता है कि भाई ये तो पेनल्टी लगनी चाहिए इस चीज़ पे, तो आपको रिटन में वो चीज़ देनी होगी। और जो रिटन में दे रहा है उसके अगेंस्ट कोई पेनल्टी नहीं है, अनलेस कि वो एक स्टाफ के बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाए और बायस्ड होके ज़बरदस्ती की पेनल्टी की कंप्लेंट शुरू कर दे। ठीक है ना, और वो पता चल जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है आपके अगेंस्ट किसी ने लिखा और फट से पेनल्टी लग गई। ठीक है ना, इस पे कुछ पूछना तो नहीं है पेनल्टी वाले में। छब्बीस नंबर कहाँ गई? वर्षा लिखना 26 नंबर मिसिंग है इसमें। 27 पे आ जाते हैं, 26 मिसिंग है। जो अभी हम बात कर रहे थे क्वेरी ऑफ ऑर्डर, कि आपको कोई ऑर्डर मिला उस पर आपको क्वेश्चन है, सब पे लागू है ये। इफ यू आर गिवन एन ऑर्डर बाय अ सीनियर और अ पर्सन इन सीनियर अथॉरिटी देन यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर विद इन द डेडलाइन। अगर आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, यहाँ हम वो कस्टमर वाले ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर से मतलब है आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिल रही है, कोई आदेश मिला है, कोई काम मिला है, आपके सीनियर ने या सीनियर अथॉरिटी ने दिया है, तो आपको उसे पूरा करना है, जो उसकी टाइमलाइन है, जो टाइम दिया है उसी टाइम में। द ओनली एक्सेप्शंस आर, इसमें एक्सेप्शन क्या क्या हैं? पहला, द ऑर्डर इज़ वायलेटिंग एनी पॉलिसी, कि वो जो ऑर्डर आपको मिला, जो आदेश दिया गया, वो किसी पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, अब आपको पता है कि पॉलिसी वायलेशन पे पेनल्टी है, ऑर्डर पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो आप फंस गए, तो आपने ऑर्डर पूरा नहीं किया। या द ऑर्डर इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द कंपनी,
तो ऑर्डर कंपनी के फेवर में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक चावल हमने 45 रुपये का ख़रीदा और वीरेंद्र जी 48 रुपये का उसे बेचना चाहते हो और मैं ज़बरदस्ती इनको बोलूँ नहीं जी 44 का बेचो या 45 का बेचो, तो ये कंपनी के फेवर में है ही नहीं कहीं से भी, स्ट्रेट अवे। ठीक है। या वीरेंद्र जी डाउन द लाइन अपने जूनियर को बोलें, एग्जाम्पल है, ऐसा होगा नहीं कि भाई आप इस कॉस्ट पे बेचो जिस कॉस्ट पे वो कंपनी को पड़ा ही नहीं, तो ये कंपनी के फेवर में नहीं है। ठीक है ना। या सिर्फ यही नहीं, इसके और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहाँ पर आप वो चीज़ें कर रहे हो जो कंपनी के फेवर में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वर्बली सीनियर ने बोल दिया शाम को पार्टी करेंगे यहीं ऑफिस के बाहर, गाड़ी में बैठ के, ठीक है, गेट पे पूरे डिपार्टमेंट के साथ, और शाम को यहाँ पर फिर हंगामा हो रहा है, एक गेट पे लेटा हुआ है। ये कंपनी के फेवर में नहीं है, कहीं ना कहीं कंपनी की रेपुटेशन, इमेज सब खराब हो जाएगी। थर्ड है द ऑर्डर इज डैमेजिंग टू कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय, इट्स बिजनेस एंड फाइनेंस, विच मीन्स कि आपको पता है कि ये जो आपके सीनियर ने काम दिया है इससे नुकसान होगा या तो कंपनी का या किसी और एम्प्लॉई का या हमारे बिजनेस का या फाइनेंस का, या पैसों का नुकसान है या स्टाफ का नुकसान है। ठीक है, तो आपको उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है। चौथा है द ऑर्डर इज इलीगल, कि जो आपको काम मिला वो सीधे सीधे स्ट्रेट अवे लॉ ही नहीं अलाउ करता। पांचवा, द ऑर्डर इज कैंसल्ड और ऑन होल्ड बाय अ पर्सन सीनियर देन द पर्सन हु गेव द ऑर्डर, विच मीन्स कि कपिल ने अपने जूनियर को एक ऑर्डर दिया, एक काम दिया, बट हो सकता है कि कपिल के जो सीनियर है उन्होंने वो काम बोल दिया अभी मत करो या बाद में करना, या ये काम कैंसिल हो गया। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रीशियन को विजय ने कुछ मरम्मत के लिए बोला और मोहन ने रोक दिया, तो इलेक्ट्रीशियन का काम बनता है कि वो रुक जाए। ठीक है। अब उस केस में करना क्या है इन सारे केसेस में, इन केस ऑफ पॉइंट 1 to 4, 1 से 4 जो बताए कि किसी पॉलिसी के अगेंस्ट है, कंपनी के फेवर में नहीं है या नुकसान कर रहा है कंपनी को, एम्प्लॉय को या बिजनेस को या फाइनेंस को या इलीगल है, तो क्या करना है, यू मस्ट क्वेरी इन रिटन इमीडिएटली व्हेन यू गेट द ऑर्डर टू द पर्सन गिविंग इट टू यू एंड वेट फॉर द पर्सन टू रिस्पॉन्ड एंड एक्ट ओनली ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि आपको जिसने काम दिया उसको लिखित में आपको बताना पड़ेगा जी इसमें ये प्रॉब्लम है, बताओ मैं क्या करूं, और फिर उस हिसाब से म्यूचुअल एग्रीमेंट जब आ जाएगा, जब दोनों लोग समझ जाओगे इस बात को, तब करना है। ऐसा नहीं करना कि काम भी रोक देना और बताया भी नहीं। ठीक है। या पता था कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं कंपनी के फेवर में नहीं है, फिर भी कर दिया क्योंकि मेरे सीनियर ने बोला था, तो बिल्कुल ना तो आंख मूंद के काम करना है और ना इसका फ़ायदा उठाना है कि काम ही रोक दिया भैया ये तो इसके अगेंस्ट है। सही है कि नहीं। If you are not filing any query and disobeying any order, you shall be penalized as per the penalty rule. तो अगर आपने काम भी नहीं किया और बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं, तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? तो ये है पॉलिसी लिखने के बारे में और उसमें चेंजेस करने के बारे में। राइटिंग पॉलिसीज एंड अमेंडमेंट्स 12 अक्टूबर को लिखा था, अभी रिसेंटली इसमें जुलाई में चेंज किया है, सब पे लागू है। So it says policies will be written by HR head and approved by HR head and management both. तो पॉलिसी लिखेगा कौन? HR head। अप्रूव कौन करेगा? दोनों लोग अप्रूव करेंगे, HR head प्लस मैनेजमेंट। एनी पॉलिसी कैन कम इन इफेक्ट बाय अ प्रोविजनल अप्रूवल ऑफ मैनेजमेंट और HR head ओनली। तो कोई भी पॉलिसी अस्थायी रूप से लागू हो सकती है
जिसमें कि सिर्फ एक अप्रूवल है, या तो मैनेजमेंट का है या एचआर हेड का है, लेकिन बट इन सच केस वेयर देयर इज सोल अप्रूवल it will be valid for 1 month only, and before the expiry of 1 month it has to be approved by both, only then it can be a permanent policy. तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 महीने के लिए ऐसा हो सकता है कि वो पॉलिसी लागू है, लेकिन 1 महीने के अंदर ही अंदर दोनों का अप्रूवल होना उस पर ज़रूरी है, नहीं तो वो स्थायी पॉलिसी नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लिख दूंगा और वो पॉलिसी बन जाएगी, या मैनेजमेंट के एंड से कोई भी पॉलिसी आ जाएगी, ठीक है ना, वो दोनों के एग्रीमेंट के साथ ही आएगी। The 1 month period will be counted from the last date it was modified issued on। तो जो 1 महीने का पीरियड है वो यहाँ जो डेट पड़ी हुई है इससे काउंट होगा। अपडेटेड और रिवाइज्ड अगर सेम डेट है, रिवाइज्ड की कोई डेट नहीं है तो अपडेट वाली से होगा कि कब इशू हुई है, नहीं तो लेटेस्ट रिवीजन से काउंट होगा, ठीक है। इफ एनी एम्प्लॉय एट एनी लेवल, अब ये सबके लेवल पे, ऐसा नहीं है कि एचओडी ही करेंगे कि आपके डिपार्टमेंट का हेड ही कर सकता है, और अब तो हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है, तो कोई हेल्पर भी चाहे और उसको लग रहा है उसके पास बहुत ब्राइट आइडिया है उसको, तो वो भी बता सकता है आकर। इफ एनी एम्प्लॉय एट एनी लेवल फाइंड्स दैट एनी पॉलिसी नीड्स अपडेट विद टाइम कैन सजेस्ट द सेम टू एचआर हेड इन रिटन, कि वो आए और लिख के एक रिक्वेस्ट दे दे, हिंदी में लिख के दे दे, इंग्लिश में दे दे, मेल पे डाल दे, पेपर पे लिख के दे दे कि भाई ये जो पॉलिसी है अब इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, चाहे वो टीएडी की पॉलिसी है, चाहे वो छुट्टियों की पॉलिसी है, चाहे वो मेडिकल की पॉलिसी है, चाहे वो ग्रेचुटी की पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी है, और ये कोई भी एम्प्लॉय कर सकता है, ठीक है। The procedure is that the employee highlights what needs to be changed and why, and then if an agreement, HR head will amend the policy and get it approved. So basically procedure बहुत सिंपल है। करना क्या है कि जिस भी कर्मचारी को, जिस भी स्टाफ को लग रहा है कि भी ये 4 लाइन इसमें चेंज हो जानी चाहिए, उनको वो हाईलाइट कर दे, बता दे क्यों होना चाहिए वो चेंज, और HR हेड एग्रीमेंट में है, उसको भी लगता है कि हाँ भी होना चाहिए, तो वो चेंज कर देगा, पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी और लागू हो जाएगी, ठीक है। तो सबको पार्टिसिपेट करने का पूरा इसमें मौका है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिसी गलत है और क्योंकि वो कहीं किसी अथॉरिटी से आई है इसलिए फॉलो करते रहना है। अगर आपको गलत लग रहा है कि हाँ भी ये पॉलिसी गलत है या इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पॉलिसी स्कोप, पर्पस ऑफ पॉलिसी, तो जो भी पॉलिसी बनी है, रीज़न क्या है, उद्देश्य क्या है इन पॉलिसीज़ को बनाने का, क्या इनका स्कोप है। स्कोप इन द सेंस कि कहाँ तक आपको अप्लाई करनी है। सब पे लागू है 29 नंबर। एवरी पॉलिसी इज इश्यूड टू इंक्रीज कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, कि जितनी भी पॉलिसी हैं इनका पर्पस ये है कि आपस में तालमेल बना रहे, काम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कम से कम रिसोर्स लगे, कम से कम मेहनत लगे, एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है ना। ये इनका मेन एजेंडा है। आपस का तालमेल, कई बार क्या होता है कि आपस में थोड़े बहुत इशू हो जाते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम कवर किए हुए हैं, अगर कुछ छूटा तो उस पर भी पॉलिसी बन जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्टिविटी सीधा सीधा है कि भी पॉलिसी आपका काम रोकने के लिए नहीं है, काम बढ़े, काम ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए है। पॉलिसीज अलाउज यू टू वर्क मोर फ्रीली विदाउट हैविंग टू जस्टिफाई एवरी सिंगल थिंग डन बाय यू। बेसिकली एक रूल बना है तो उस रूल का पर्पज़ है कि जब आप काम कर रहे हो तो आप ज़्यादा फ्री होकर काम कर सको, आपको हर एक चीज़ की सफाई नहीं देनी। आप बहुत सारी चीज़ें सिंपली बोल सकते हो कि भैया पॉलिसी में कवर है, आपको हर चीज़ का रीज़न नहीं देना, आप आराम से काम कर सको।
However, if any policy is stopping you from doing a good job or serving a customer, then you must get it amended. अगर आपको फिर भी लग रहा है कि किसी पॉलिसी की वजह से आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, या कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर है, आप उसे अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे हो, तो आपको पॉलिसी में चेंज करवाने हैं, और ये ज़रूर करवाना है. Policies are not to interrupt you from working, they are rather to reduce the interruptions. Hence, nobody is allowed to stop or impede the progress of anything major on the name of policy. तो इसमें साफ साफ लिखा है कि पॉलिसीज़ का काम आपको रोकना नहीं है, बजाय कि आपकी जो रुकावटें हैं उनको कम करना है. इसलिए ये किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो पॉलिसी के नाम पे कोई भी काम जो कि मेजर है उसको रोक दे या स्लो करे कि भाई ये पॉलिसी की वजह से है. मतलब कॉमन सेंस के साथ अप्लाई करनी है, लकीर के फकीर की तरह अप्लाई नहीं करनी है. ठीक है ना. इफ़ यू फाइंड दैट सम पॉलिसी इज रिड्यूसिंग योर स्कोप ऑफ वर्क और नॉट लेटिंग यू फंक्शन टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, यू मस्ट गेट इट अमेंडेड और डिस्कार्डेड. तो प्रोविज़न ये भी है, अगर आपको लग रहा है किसी पॉलिसी की वजह से आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, या आपका काम रोक रही है वो पॉलिसी, आपकी फुल कैपेसिटी का यूटिलाइज नहीं करने दे रही है आपको, तो या तो आप उस पॉलिसी को चेंज करा लो या वो पॉलिसी कूड़ेदान में चली जाएगी. बट पॉलिसी सेकेंडरी, अगेन काम इम्पॉर्टेंट है. ठीक है ना. No excuses will be heard of something wrong, deceitful on the name of policy. तो पॉलिसी के नाम पे अगर कोई वजह देगा उसने कुछ गलत किया है या नाजायज़ किया है, तो उस कोई सुनवाई नहीं होगी. अगर ऐसा है तो वो चेंज करवा ले, अमेंड करा ले. बट ऐसा नहीं है कि पॉलिसी के नाम पे कि पॉलिसी की वजह से ये नहीं हुआ, ये कंपनी की पॉलिसी ने अलाउ नहीं किया. क्लियर है. तो ये पॉलिसी है. शादी में कंपनी की तरफ से क्या गिफ्ट दिया जाएगा इस बारे में, पहले कुछ और थी, अभी चेंज हो गई है, सब पे लागू है ये. इन द इवेंट ऑफ फर्स्ट मैरिज ऑफ एन एम्प्लॉय, तो सबसे पहले लिखा है इसमें पहली शादी. ठीक है. एम्प्लॉय की पहली शादी और हर रियल सन डॉटर अप टू 2 चाइल्ड, तो ये 2 बच्चों वाली पॉलिसी कंपनी में पहले आ गई थी. तो या उसके बेटे या बेटी की शादी, जो उसका अपना बेटा या बेटी है, भांजा भतीजा ये नहीं, 2 बच्चों तक, उसको कंपनी की तरफ से 11,000 रुपये सगन में मिलेंगे. और इसमें कोई लेवल नहीं है, पहले लेवल के हिसाब से था. ये हेल्पर के लिए भी इतना ही है और सेल्स हेड के लिए भी इतना ही है. ठीक है ना. फॉर थर्ड चाइल्ड ऑनवर्ड इट शैल बी 2100. अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तीसरे बच्चे के आगे ये तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर जितना चलता रहे, ये 2100 है. ठीक है. देर इज़ नो रेंज टू दिस अमाउंट एज पर ग्रेड्स. ये स्पेसिफिकली बताया है ताकि कोई इसको चेंज ना करे कि ग्रेड के हिसाब से कोई रेंज नहीं है कि इसका ये ग्रेड है तो इतने पैसे मिलेंगे, सबको बराबर मिलेंगे. वेडिंग कार्ड विल बी कंसीडर्ड द प्रूफ ऑफ मैरिज. शादी का कार्ड ही सिर्फ काफ़ी है, लिखा होता ना उस पर. तो शादी का कार्ड ही काफ़ी है. यहाँ भी HR manager has the duty to write to the account for the release of money along with the photo of wedding card. The money shall be deposited to the beneficiary's account only. तो HR manager की जिम्मेदारी है, अगर किसी की शादी नज़दीक आ रही है, कार्ड की फ़ोटो स्कैन करे, अकाउंट में लिख दे कि भी ये क्वालिफाई करता है 11,000 वाले में या 2100 वाले में, और मनी फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. ठीक है. कोई क्वेश्चन तो नहीं है. कार्ड नहीं दिया तो नहीं मिलेंगे. ठीक है, आगे आ जाते हैं.
अगली पॉलिसी पे 31 वीकली ट्रेनिंग। तो ये शुरू किया था, बीच में कोविड की वजह से रुक भी गया था, कई चीज़ें रुकी थी कोविड की वजह से जो ग्रुप वाली थी, फिर से इसे रिज्यूम करेंगे एक बार जब ये वाली मीटिंग है ये फिनिश हो जाएंगी। तो सभी एम्प्लॉयज़ पर है ये एप्लीकेबल। क्या है? एवरी वीक ब्रीफ ट्रेनिंग्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द HR डिपार्टमेंट। हर हफ्ते छोटी छोटी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे HR डिपार्टमेंट से। HR हेड शेल हैड दीज ट्रेनिंग। तो ये HR हेड करेंगे इन ट्रेनिंग को, वही लेंगे। अब मैं इसे HR हेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है 6 महीने बाद या साल भर बाद या 10 साल बाद मैं ही HR हेड हूँ। कोई भी HR हेड हो सकता है, पर ये जिम्मेदारी HR हेड की है। तो आप जहाँ पर भी HR हेड लिखा है वो HR हेड है। आप उसे ये मत समझो कि वो मैं हूँ, आज मैं हूँ कल को कोई और भी हो सकता है, ठीक है ना? वो HR हेड की जिम्मेदारी है। एनी अदर HOD कैन डिलीवर ट्रेनिंग्स रिलेटेड टू देयर एरिया ऑफ फंक्शन। दूसरे HOD भी ट्रेनिंग डिलीवर कर सकते हैं अपने काम को लेकर। द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग शेल नॉट बी मोर देन 2 hours इन वन स्ट्रेच। तो 2 घंटे से ज़्यादा की ट्रेनिंग नहीं होगी एक बार में, क्योंकि काम भी करना है, ऐसा ना हो हफ्ते भर हम बैठ के ट्रेनिंग ही करते रहें। ईच HOD विल नॉमिनेट एवरी वीक 1 to 2 स्टाफ फ्रॉम देयर जूनियर्स फॉर ट्रेनिंग। हर हफ्ते जो HODs हैं वो अपने जूनियर्स में से 1 से 2 स्टाफ का नाम देंगे कि भी इस हफ्ते इसकी ट्रेनिंग करवानी है। द मैक्सिमम नंबर नॉमिनेटेड शेल नॉट बी बियॉन्ड 2 इंक्लूडिंग सेल्फ। तो 2 से ज़्यादा नहीं वो भेज सकते एक बार में। अगर वो खुद आ रहे हैं तो अपने साथ एक जूनियर और लेके आ सकते हैं। कारण अगर सारे ही आके बैठ जाएंगे तो ना तो इतना यहाँ पर स्पेस है, और दूसरा उसके लिए बहुत कुछ रोकना भी पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये जो हमारा काम चल रहा है उसके साथ साथ चलना है ये। फॉलोइंग शैल बी सब्जेक्ट्स ऑन विच डिफरेंट ट्रेनिंग शैल बी ऑर्गेनाइज्ड। क्या क्या सब्जेक्ट होंगे जिस पे हम ट्रेनिंग देंगे? ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, इस बारे में। टीम बिल्डिंग के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, लीडरशिप के बारे में, गवर्नमेंट एक्ट्स एंड रूल्स एप्लीकेबल फॉर द इंडस्ट्री। बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स हैं, एक्ट्स हैं जो एप्लीकेबल हैं जिसके बारे में नहीं पता होता, ठीक है? अब जैसे PF का ही एक्ट है, PF का एक्ट हो, सबको ये तो पता है कि PF कटता है, बट PF के एक्ट में क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये नहीं पता, ठीक है? तो सिमिलरली वो भी इसका पार्ट है। ऑर्गेनाइज कैसे करना है, अपने आप को व्यवस्थित कैसे रखना है। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर उसके ऊपर ट्रेनिंग है तो उसके ऊपर भी होगी कि भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसकी क्वालिटी हम कैसे बेटर कर सकते हैं। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, क्या कौन कौन सी वो प्रैक्टिस हैं जिससे हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। मार्केटिंग के ऊपर होगी, पब्लिक रिलेशन के ऊपर होगी, सेल्स के ऊपर, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स की भी आपस के झगड़े कैसे रिजॉल्व करने हैं। ह्यूमन बिहेवियर, आप कैसे समझ सकते हो सामने वाले का बिहेवियर। फायर सेफ्टी प्रोसीजर कि फायर की सिचुएशन में क्या करना है। फर्स्ट एड का प्रोसीजर कि फर्स्ट एड कैसे करते हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये 14 लिखे हैं तो 14 ही हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये 24 हो जाएं, 30 हो जाएं, 40 हो जाएं, पर ये 14 ही काफ़ी है। ये अपने आप में एक बहुत वास्ट एरिया है। Any other motivational training or trainings which shall help employees and the company, इसके अलावा और भी कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है, सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, जो कि कंपनी के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्पफुल है, ठीक है? मैनेजमेंट अप्रूवल विल बी मैंडेटरी फॉर ट्रेनिंग डिलीवर बाय आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनर। अगर हम बाहर से किसी को बुलाते हैं, किसी ट्रेनर को बुलाते हैं, किसी कोच को बुलाते हैं, उस केस में अप्रूवल जो है वो मैनेजमेंट से मिलेगा, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्व हो जाएंगे इमीडिएटली, ठीक है? तो आज 32 तक ही करेंगे। 32 अपने आप में काफ़ी लंबी पॉलिसी है। ये पॉलिसी है जो आप छुट्टी लेते हो, जो लीव लेते हो, उसको लेकर।
सब पे एप्लीकेबल है, 3 पेज टोटल। तो लीव लेने का क्या तरीका है और क्या इसके नियम है, क्या रूल है, ये इसमें दिए हैं। Period for the purpose of the leave rules, the calendar year 1st January to 31st December will be the base for all calculations and entitlement। तो बेसिकली जो हम साल की छुट्टियों की बात करते हैं तो वो साल 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं चलेगा, विच मीन्स आपकी छुट्टियां जनवरी में इट्स लाइक कि रिचार्ज हो गया और दिसंबर में वो रिचार्ज ख़त्म हो गया। ठीक है। एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग लीविंग सर्विस एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर शैल गेट लीव ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो बेसिकली अगर कोई मार्च में ज्वाइन करता है मान लेते हैं, तो उसी रेशियो में, क्योंकि अब उसके पास 10 महीने हैं तो उसको 10 महीने के रेशियो में छुट्टी मिलेंगी, बजाय कि उसका मार्च से और फरवरी लग जाए। ये नहीं होगा, छुट्टियां दिसंबर तक ही होंगी। ठीक है। और अगर कोई जा भी रहा है तो सेम रेशियो में उसको एंटाइटलमेंट बेनिफिट मिलेंगे। अगर जून में कोई जा रहा है तो जैन से जून तक के, दिसंबर तक के काउंट नहीं होंगे। कितनी छुट्टियां मिलेंगी टोटल? 7 CL कैजुअल लीव जिसे कहते हैं, 7 SL जो आपको बीमारी के लिए मिलती है, 18 EL जो आपकी अर्नड लीव है जो आपने कमाई है इन अ कैलेंडर ईयर। इसके अलावा 7 PL इसमें ऐड की गई है। PL इज पैटर्निटी लीव। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट लॉ एज वेल, और होनी भी चाहिए कि अगर मदर को तो हम देते हैं छुट्टियां, वुड बी मदर को, लेकिन अगर कोई फादर बनता है, और हमारे यहाँ तो मेल स्टाफ है सारा, है कि नहीं, तो 7 दिन की उसको पैटर्निटी लीव मिलेगी ऊपर वाली छुट्टियों से अलग। फीमेल्स के केस में 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव है, लेकिन पहले 2 बच्चों तक। ठीक है। और 26 हफ्ते का मतलब है, अगर आप देखो मोटे मोटे 6 महीने की छुट्टी है पेड। अब एप्लीकेबल कैसे हैं, कैसे कैसे लागू हैं? CL और SL जो हैं वो विल बी एप्लीकेबल इफेक्टिव फ्रॉम ज्वाइनिंग डेट, कि जैसे ही आपने ज्वाइन किया CL और SL आप ले सकते हो। PL एंड ML विल बी एप्लीकेबल आफ्टर कंप्लीटिंग 80 वर्किंग डेज। यहाँ पर 80 वर्किंग डेज से मतलब ये नहीं है 3 महीने, अगर 3 महीने में 70 वर्किंग डेज हो रहे हैं तो वो 70 ही काउंट किए जाएंगे, या 65 हो रहे हैं तो 65 ही काउंट किए जाएंगे। 80 वर्किंग डेज आपके होने चाहिए, उसके बाद ही आपको पैटर्निटी या मैटरनिटी लीव का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। EL will be effective from joining date but can be availed only after completion of 6 months of service. Exceptions can be made on case-to-case basis but only with the approval of your HOD or management in case of HODs. अब EL जो है वो आपको, जो आपकी earned leave है वो applicable तो हो गई हैं, लेकिन पहले 6 महीने तक के लिए वो आपको तभी मिलेंगी जब आपके जो HOD हैं, जो आपके विभाग के प्रमुख हैं, उनको लगता है कि हाँ भी EL मिलनी चाहिए तब, या अगर आप HOD हो तो मैनेजमेंट को जब लगता है तब। जस्ट इन केस अगर जेन्युइन ही इमरजेंसी है और छुट्टियां चाहिए ही चाहिए इसलिए। बट ऐसा नहीं है कि हाँ ज्वाइन करते ही 4 महीने में सारी छुट्टियां ख़त्म कर दी। तो दोनों तरफ है बैलेंस रखने के लिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन की, आप अप्लाई कैसे करोगे। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन अटैच्ड फॉर्मेट और बाय ईमेल टू द कंसर्न्ड सुपीरियर वेल इन एडवांस, गिविंग सफिशिएंट टाइम फॉर प्रोसेसिंग एंड सैंक्शन ऑफ द लीव अप्लाइड फॉर। तो आपको जो आवेदन करना है, जो छुट्टियां लेनी है, उसकी एप्लीकेशन है, वो उसका एक फॉर्मेट है, एक फॉर्म है जिसको आप अपने सीनियर को फिल करके दोगे वेल इन एडवांस। वेल इन एडवांस अगेन वैसे तो डिफाइन भी कर दिया है फॉर्म में, बट ऐसा नहीं है कि आपको हफ्ते भर की छुट्टी चाहिए परसों से और आप 1 दिन पहले बता रहे हो, ये वेल इन एडवांस नहीं है। वेल इन एडवांस का मतलब ये है कि आपके सीनियर के पास भी टाइम है कि अगर आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो तो आपका जो काम है वो कैसे मैनेज होगा, उसकी आप अपने सीनियर के साथ बैठ के प्लानिंग कर पाओ।
ठीक है, sick leave में वो भी आगे आगे। Unauthorized and uninformed absence amounts to misconduct and no wages salary payable for such days। Unauthorized की एक तो आपको छुट्टी के लिए मना कर दिया फिर भी आप गायब हो गए, ये तो हो गया unauthorized की आपको ऑथराइज ही नहीं किया, अप्रूव ही नहीं किया। और अनइन्फॉर्म्ड का मतलब ये है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और आप एब्सेंट थे, तो आपको कोई पेड लीव नहीं मिलेगी, आपके पैसे कटेंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन इन एडिशन टू नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर हैबिचुअल एब्सेंस। अब किसी की आदत है वो बार बार बिना बताए ही गायब हो जाता है, तो उस केस में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, साथ के साथ सैलरी भी नहीं मिलेगी उस टाइम की। सैंक्शन कैसे होगी? All leaves will be approved by the concerned HOD for junior staff। अगर जूनियर स्टाफ है तो वो उसके विभाग में उसके जो हेड हैं उनको अप्लाई करेगा, वो उसकी छुट्टी ओके कर देंगे, सिंपल। फॉर HODs एनी लीव बियॉन्ड 2 days विल बी अप्रूव्ड बाई मैनेजमेंट ओनली। तो 2 दिन तक की छुट्टी जो है HOD जो है विभाग के जो प्रमुख हैं ले सकते हैं। अगर 2 दिन से ज़्यादा की चाहिए तो उनको मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना होगा। नेक्स्ट है HODs कैन टेक लीव अप टू 2 days बाय इन्फॉर्मिंग ओनली बट दे मस्ट मेक श्योर दैट दे आर अवेलेबल ऑन मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल। तो जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं वो 2 दिन की छुट्टी सिर्फ इन्फॉर्म करके ले तो सकते हैं, लेकिन साथ के साथ उन्हें ये भी मेक श्योर करना होगा कि भी उनका मोबाइल पे वो रीचेबल है, व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल के थ्रू उनको रीच किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन की छुट्टी ली और ना कोई फ़ोन लग रहा है, ना व्हाट्सएप, ना कुछ, एक मेल डाल दिया बस कि मैं 2 दिन की छुट्टी पर। तो ये वाला प्रोसीजर नहीं है और ये HODs पर लागू है। If due to exigencies of work it is considered necessary, the manager or the authorized officer may cancel the already sanctioned leave before it starts or even at a later stage before expiring of the leave. He will be paid the relevant amount of travelling for his return journey। सिंपल सी बात ये लिखी हुई है कि आप छुट्टी आपको मिल गई, आपने 7 दिन की छुट्टी मांगी, बट कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर आपकी ज़रूरत है ही, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपके सीनियर को अथॉरिटी है कि वो आपकी छुट्टी कैंसिल कर सकता है, लेकिन वो इमरजेंसी में ही हो, ऐसा ना हो कि वो नाजायज़। अगर आपके बिना काम चल सकता है ठीक है, आपकी छुट्टी अप्रूव हो चुकी है, बट अगर आपके बिना काम नहीं चल सकता, एग्जाम्पल के लिए सोशल ऑडिट की विंडो खुल गई, ऑडिट हमारा होने वाला है, 15 दिन का हमें टाइम पीरियड पता चल गया इस 15 दिन में होगा, और छुट्टियां उस समय अप्रूव्ड थी, मेंटेनेंस के जो हेड हैं उनकी या सेल्स के जो हेड हैं उनकी, तो छुट्टियां ऑटोमेटिक कैंसिल है, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है कि आप घर पे हो, अपनी हफ्ते भर की छुट्टी लेके गए हो और कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपको बुलाया जा रहा है, आपकी छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं और आपका आने जाने मतलब आने का जो खर्चा है वो कंपनी पे करेगी, ठीक है। Sick leave in case of more than 2 days of SL certificate from a registered medical practitioner or ESI as the case may be needs to be submitted to HR department। अगर 2 दिन से ज़्यादा की आप sick leave लेते हो, भाई आपको 1 दिन बुखार वगैरह आ गया, आप 2 दिन तक घर पर थे और 2 दिन से ज़्यादा हो, दैट मीन्स डेफिनेटली आपकी कंडीशन बेकार है। 2 दिन से ज़्यादा रुकने का मतलब ये आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उस केस में आपको मेडिकल देना पड़ेगा HR डिपार्टमेंट में। एनी एम्प्लॉई कैन टेक 1 CL 3 times a year। 1 SL 1 SL 3 times a year। तो साल में 3 बार आप 1 SL ले ली, 1 SL ले ली, 1 SL ले ली, ऐसे ले सकते हो। After which for 1 SL as well, certificate from a registered medical practitioner or ESI as the case may be needs to be submitted to HR department। 3 बार लेने के बाद जब आप चौथी बार 1 दिन की भी छुट्टी लोगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि एक पैटर्न था जिसमें एम्प्लॉय बीमार पड़ते थे, वो था साल में 7 दिन बीमार पड़ते थे बस।
7 SL है तो 7 दिन बुखार आता था पूरे साल में, ठीक है। छुट्टियां आपकी हैं, लेकिन जो छुट्टी जिस रीज़न के लिए आप उस रीज़न की लो। ऐसा ना हो कि आपने एक तरफ तो 7 SL ले ली और दूसरी तरफ आपकी EL बेकार जा रही है। मैक्सिमम केसेस में मुझे नहीं लगता किसी ने पूरी EL ली है, रेयर केसेस को छोड़ दें तो सबकी EL बेकार ही जा रही है ना ऑलमोस्ट। कुछ ना कुछ तो EL बेकार जाती है, 2 जाएं, 4 जाएं, 6 जाएं, 8 जाएं, EL भी जाती है। सारी नहीं है, सारी नहीं है, नहीं पहले 8 थी, अभी 12 है, अभी 12 है। पहले आपको 10 थी, हाँ 2 बड़ी हैं। पहले 10 छुट्टियों के पैसे मिलते थे, अब आपको 12 छुट्टियों के पैसे मिलते हैं इस पॉलिसी के बाद। एनीवे, तो 3 बार आप एक SL ले सकते हो 1 साल में, उसके बाद आपको चौथी SL के लिए सर्टिफिकेट देना होगा। An employee will not be entitled for sick leave for the period of unauthorized absence or leave without pay, etc. Taking SL on false ground or producing fake documents in support of sickness will be treated as misconduct and will attract severe disciplinary action. सीधी सी बात यह है कि SL का नाम sick leave है तो वो sick leave ही है, casual leave नहीं है। अगर आप सोचो कि आप फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह लगा दोगे तो वो आपके सर पर ही उल्टा पड़ेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन उसमें होगा ही होगा। If you are sick, it is mandatory that you inform the HR department about the same by the same day you take SL. If you fail to do so, it will not be counted as SLs but as EL. बट उसके भी आगे की है, आप पढ़ोगे अभी बताएंगे कि अगर आप बीमार हो, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि आप HR डिपार्टमेंट भले ही एक WhatsApp डाल दो, फॉर्म आप आओ तब फिल कर देना कि भाई आज मैं बीमार हूँ, तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊँगा, दैट इज़ इनफ। बट ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं बताया तो वो आपके EL में से कट जाएगी। The sanctioning authority may verify about the genuineness of the application submitted. तो जो छुट्टियाँ अप्रूव कर रहा है, ये HODs के लिए ये चीज़, वो हो सकता है इस चीज़ को चेक भी करें कि हाँ भाई छुट्टी इसको जेन्युइन चाहिए या नहीं चाहिए। In case of long illness, if any employee after having availed his sick leave wishes to utilize EL to cover the period of illness, he can do so. अगर कोई लंबे समय तक बीमार है और उसकी SL ख़त्म हो गई है तो वो EL यूज़ कर सकता है उस केस में। It will however be necessary for the employee to apply in writing along with a medical certificate from a registered medical practitioner. तो उसको लिखित में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, साथ के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा कि हाँ भी तबीयत ख़राब है, SL कंज्यूम होगी, EL में अपनी ले रहा हूँ। अब EL में क्या है, इन केस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द exigency of the matter of employee, HOD can sanction to extend EL. अच्छा, अब अगर ज़रूरत पड़ती है तो HOD EL बढ़ा भी सकता है। मतलब ये HOD की कॉल है, आप 5 दिन की छुट्टी लेके गए थे और वहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी होगी घर पे कि वो आपको 8 दिन रुकना पड़ेगा, तो आपका HOD छुट्टियाँ बढ़ा सकता है आपकी। If the employee remains absent beyond the period of EL originally sanctioned or subsequently extended by the management for more than 7 days, he/she shall be treated as having abandoned his services voluntarily and his name will be struck off from the register of company. सीधी सी बात यह है कि आपकी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, अब या तो आपने बढ़वाई या नहीं बढ़वाई, बढ़वाई उस केस में बढ़ी हुई भी ख़त्म हो गई और उसके बाद भी 7 दिन हो गए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपका आता पता नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि भैया आपने कंपनी छोड़ दी है और सारी प्रोसीडिंग उस हिसाब से हो जाएगी। Out of the 18 days of EL given per year, only 12 days EL will be carried forward. तो 18 में से 12 आपकी कैरी फॉरवर्ड होंगी, या आप कह लो कि आपको उसकी एंटाइटलमेंट मिलेगी, उसके पैसे मिलेंगे। इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ एटलीस्ट 6 EL पर ईयर की। अब ये एक चीज़ है
कई केसेस ऐसे भी थे और अभी भी हैं जहां पर ईएल बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो रही थी, ठीक है, स्टाफ छुट्टी ले ही नहीं रहा था फॉर वट एवर रीज़न। तो आप लो छुट्टियां, अपनी ईएल पूरी यूटिलाइज करो, बट साथ के साथ ये भी देखो कि आपका काम सफ़र ना करे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी छुट्टियां बची हुई हैं और आपका काम भी सफ़र नहीं हो रहा और आपका जो हेड है वो छुट्टियां ही ना दे आपको, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये पॉलिसी वायलेशन हो जाएगा, और पॉलिसी वायलेशन में आप एचआर में आके बता सकते हो कि भी ये पॉलिसी वायलेट हो रही है, मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही। मैटरनिटी लीव ML कैन बी अवेल्ड फॉर 26 वीक्स फॉर द फर्स्ट 2 चाइल्ड। तो मैटरनिटी लीव जो है 26 हफ्तों की पहले 2 बच्चों तक मिलेंगी। आउट ऑफ दीज 26 वीक्स बिफोर डिलीवरी द लीव्स मस्ट नॉट बी बियॉन्ड 8 वीक्स। इस 26 हफ्ते में से भी मोटे मोटे तौर पे जो 6 महीने की छुट्टी है, इसमें से भी डिलीवरी से पहले मैक्सिमम आप 2 महीने की ले सकते हैं, ठीक है, मैटरनिटी के केस में। आफ्टर 2 चाइल्ड द लीव्स शैल बी 12 वीक्स, आउट ऑफ विच मैक्सिमम 6 वीक्स कैन बी अवेल्ड बिफोर डिलीवरी। 2 बच्चों के बाद जो छुट्टियां मिलेंगी 26 हफ्ते की न मिल के 12 हफ्ते की मिलेंगी, और ये 12 हफ्ते की छुट्टियों में आप डिलीवरी से पहले 6 हफ्ते की छुट्टी ले सकते हो। अब आप अगर 3 की लेते हो तो 9 की बाद में ले लो, 6 की ले रहे हो तो 6 की बाद में ले लो। अप्लाइज टू मिसकैरेजेस एंड अबॉर्शन बोथ। तो ये सिर्फ डिलीवरी के केस में ही नहीं है, इन केस ऑफ मिसकैरेजेस और अबॉर्शन के केस में भी है ये एप्लीकेबल। सेम पॉलिसी, पहले 2 अबॉर्शन 26 हफ्ते, इस तरीके से, ठीक है। बट उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड सबमिट करने पड़ेंगे, आपको पेपर देने पड़ेंगे, और ये इवन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पहले 2 बच्चों तक 26 हफ्ते, उसके बाद 12 हफ्ते। ये 100% जो यहाँ पर 4 लाइनें लिखी हुई हैं, ये एज इट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी है। क्या चीज़? हाँ, नहीं, एक्चुअल में क्या है, इसका एक पर्पज़ ये भी है, कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से गवर्नमेंट 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है, तो धीमे धीमे बेनिफिट तो कम करती ही जा रही है जहाँ जहाँ पॉसिबल है। पैटर्निटी लीव, टोटल लीव अवेलेबल फॉर पैटर्निटी 7 days फॉर द फर्स्ट 2 चाइल्ड। पहले 2 बच्चों के लिए 7 छुट्टियाँ फादर के लिए। एनी फर्दर लीव्स विल बी नीड टू बी अप्रूव्ड बाई योर HOD एंड द सेम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ELs। अब आपको अगर 10 दिन की लेनी है तो 7 दिन की तो PL हो गई, 3 दिन की आपके EL में से कटेगी, और आपको अपने हेड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, अपने डिपार्टमेंट के। आफ्टर 2 चाइल्ड पैटर्निटी लीव ऑफ 3 days विल ओनली बी अवेलेबल। 2 बच्चों के बाद ये 7 दिन की छुट्टी नहीं होगी, ये 3 दिन की रह जाएगी, ठीक है। Leave without pay, those employees who have availed the entitled leaves during a calendar year and require leave thereafter may be given leave without pay if approved by the department head on the recommendation of the immediate senior or head। तो अब किसी की पूरी छुट्टियां ख़त्म हो गई साल में, फिर भी उसे छुट्टी चाहिए और जायज़ ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी आई हुई है रेयर केसेस में, तो उसको छुट्टियां तो मिल जाएंगी, बट फिर वो विदाउट पे होंगी। विदाउट पे का मतलब उस ड्यूरेशन में उसको सैलरी नहीं मिलेगी, बट उसकी जॉब एज इट इज़ बनी हुई है, ठीक है ना। लीव ड्यूरिंग नोटिस पीरियड, एन एम्प्लॉय सर्विंग नोटिस पीरियड कैन टेक लीव्स विद इन दी अबव प्रोटोकॉल्स ओनली। अगर किसी को नोटिस पीरियड मिल गया 1 महीने का, तो नोटिस पीरियड में भी इसी पॉलिसी के हिसाब से वो छुट्टी लेगा। नोटिस पीरियड का मतलब ये नहीं है कि उसको 1 महीने की फ्रीडम मिल गई है। एनकैशमेंट मतलब अपनी छुट्टियों के, जो आपकी छुट्टियां हैं 12 अगर आपने साल के एंड में बचा ली, तो उसके पैसे आपको कब मिलेंगे। एनकैशमेंट कैन बी क्लेम्ड when the minimum balance is 30 days and the claim should be for the leave which is in excess of 30 days. Leave encashment is subject to prevailing income tax laws. Basically
आपने 12 छुट्टियां बचाई पहले साल, दूसरे साल भी आपने 12 बचाई, तीसरे साल हो सकता है आपने 8 बचाई, आपकी टोटल छुट्टियां हो गई 32। तो 30 से जैसे ही ऊपर जाएंगी आप अपनी छुट्टियों का एनकैशमेंट ले सकते हो। 30 का आपका एक रिजर्व है बना हुआ है, 32 हुई तो आपको 2 दिन के पैसे मिल जाएंगे। या 32 की जगह मान लेते हैं आपने 4 साल छुट्टियां नहीं ली, 12 आपकी पड़ी रही, 48 छुट्टियां हो गई, तो 18 छुट्टियों के आपको पैसे मिल जाएंगे। और जो यहाँ पर लिखा है लीव एनकैशमेंट इज सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग इनकम टैक्स लॉस, सीधी सी बात यह है कि जो आप छुट्टियों के पैसे लोगे वो आपकी इनकम ही है, और वो आपकी इनकम है तो टैक्सेबल इनकम है। ऐसा नहीं है कि कैश में मिल जाएंगे या इधर उधर से मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें है स्पेशल नोट 1, लीव्स विल बी सैंक्शनड ओनली इफ एनी क्रूशियल फंक्शन रिलेटेड टू योर पोस्ट इज नॉट गेटिंग सफर्ड इन योर एब्सेंस, देयरबाय यू विल मैंडेटरली बी असाइनिंग अ पर्सन हु कैन आंसर एंड वर्क ऑन योर बिहाफ इफ नीड बी। अभी ये हमारे लिए बहुत दूर है यहाँ तक पहुँच पाना, लेकिन अल्टीमेटली हम यहाँ तक पहुँचेंगे। क्या है कि लीव आपको तभी मिलेंगी, आप तो छुट्टी पे चले गए बट आपके पीछे काम फंसना शुरू हो गया, या आपको छुट्टियों पे घर पे आप हो और आपको फ़ोन आ रहे हैं ऑफिस से बार बार, तो एक तो आपकी वजह से कोई काम ना रुके, दूसरा आप अपनी एब्सेंस में आपने एक पर्सन को नॉमिनेट कर दिया कि भाई मेरे काम ये संभाल लेगा। ठीक है, मेरे 10 काम होते हैं, 8 काम ये संभाल लेगा या 9 काम ये संभाल लेगा, इस तरीके से। Also, any work, task, project which is crucial will not be left in pending or mid of it. साथ के साथ ऐसा भी ना हो कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या आप जो भी काम कर रहे थे आप आधा अधूरा छोड़ा, आपने कहा 5:30 बज गए, कल से मेरी छुट्टी है, आपने वहीं उस फाइल को क्लोज किया और आप चले गए छुट्टी, और आपको वो फाइल हो सकता है किसी को भेजनी थी, तो आप 5:30 की जगह 6 तक रुको, 6:30 तक रुको, उसको कंप्लीट करके तब दे के जाओ, वरना अल्टीमेटली जिसको चाहिए थी वो आपको छुट्टियों में परेशान करेगा और आप घर पे लैपटॉप खोल के बैठे होगे। ठीक है, हेंस यू विल अटेस्ट दैट देयर इज नथिंग पेंडिंग व्हाइल यू आर ऑन लीव, तो इसलिए आप अटेस्ट भी करोगे, फॉर्म में भी स्टेप है कि भाई मैं कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ के जा रहा। It is expected of you that if not cause but at least once in a day you will check your mails, so if need be any important communication can be done with you. ये आपसे उम्मीद की जा रही है कि जब आप छुट्टी पे हो, आप कॉल नहीं देख रहे हो चलेगा, बट एटलीस्ट दिन में एक बार अपना मेल चेक कर लो कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं आया। ठीक है ना। स्पेशल नोट 2, above rules are subject to amendment or modification by the company management or at its sole discretion at any time in future in case of any dispute and or any point not included covered under any of the rule, the decision of the company management will be final. सीधी सी बात ये है कि भी मैनेजमेंट के पास या कंपनी के पास पूरी अथॉरिटी है, इसमें कोई चेंज करना है कल को तो वो कर सकते हैं, दे आर दी फाइनल अथॉरिटी। ठीक है।